बेटा दिखाई दे रहा है सबको? यस मैम। ठीक है, तो आज हम कॉन्जेनाइटल अबनॉर्मलिटीज ऑफ किडनी के बारे में बात करेंगे। ठीक है, कॉन्जेनाइटल अबनॉर्मलिटीज ऑफ किडनी एंड यूरिनरी ट्रैक्ट। तो आज हम ये पढ़ेंगे कि जन्मजात कौन सी किडनी या यूरिनरी ट्रैक्ट की बीमारियां होती हैं। ठीक है, तो जैसे इस स्लाइड में लिखा है, अबनॉर्मलिटीज ड्यूरिंग डेवलपमेंट, मतलब अबनॉर्मलिटीज कब? जब बच्चे का जन्म हो रहा हो। ठीक है, तो उस वक्त किडनी क्या है, किडनी भी डेवलप कर रही है। तो जब किडनी का डेवलपमेंट हो रहा हो तो उस वक्त कौन कौन सी अबनॉर्मलिटीज हो सकती हैं। ठीक है, रिगार्डिंग किडनी एंड यूरिनरी ट्रैक्ट। ठीक है, तो इसमें है नंबर 1, डिसजेनेसिस ऑफ किडनी। डिसजेनेसिस ऑफ किडनी में हमारे आते हैं नंबर 1, रीनल एनर्जेसिस, मतलब अब्सेंट किडनी, किडनी का अब्सेंट होना। सेकंड है रीनल हाइपोप्लेजिया, रीनल डिस्प्लेजिया। तो डीजेनेसिस में, डीजेनेसिस ऑफ किडनी में हमारे रीनल एनर्जेसिस, रीनल हाइपोप्लाजिया और रीनल डिस्प्लेजिया होती हैं। अब सेकंड अबनॉर्मलिटीज है हमारी अबनॉर्मलिटीज इन शेप एंड पोजीशन। ठीक है, तो किडनी की शेप और पोजीशंस में अगर किसी भी वजह से अबनॉर्मलिटीज आ जाए तो वो भी हमारी क्या है, कॉन्जेनाइटल प्रॉब्लम ही है। तो इसमें हमारी आते एक्टोपिक किडनी फ्यूजन एनोमलीज, जिसमें हमारे हॉर्स शू किडनी या क्रॉस फ्यूज एक्टोपिया होता है। तो आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे। थर्ड एबनॉर्मलिटीज है हमारी अबनॉर्मलिटीज ऑफ कलेक्टिंग सिस्टम। ठीक है, एबनॉर्मलिटीज ऑफ कलेक्टिंग सिस्टम में क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है? हाइड्रोनेफ्रोसिस हो सकता है, ब्लैडर एक्स्ट्रोफी हो सकता है, पीयूवी हो सकता है और पेटेंट यूरेकस हो सकता है। तो ये हमारी 3 एबनॉर्मलिटीज है रिगार्डिंग किडनी। ठीक है, एंड यूरिनरी ट्रैक्ट की 3 एबनॉर्मलिटीज और उसमें होने वाले प्रॉब्लम को हमने से बताया। अब हम इसको प्रॉपर डिफाइन करेंगे। तो हम यहाँ बात करते हैं डीजेनेसिस ऑफ किडनी। डीजेनेसिस ऑफ किडनी में हमारा आया है रीनल एनेजेसिया, रीनल हाइपोप्लेजिया और रीनल डिस्प्लेजिया। ये हमारे डीजेनेसिस ऑफ किडनी के अंडर है। तो अब हम इसमें एक एक का जो प्रॉब्लम है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अब वो हमारा जो डीजेनेसिस ऑफ किडनी है उसमें जो हमारा अब रीनल एनेजेसिया है, अब उसके बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं रीनल एनेजेसिस। ठीक है, रीनल एनेजेसिस होती क्या है? तो इसमें क्या है, किडनी इज आइदर एब्सेंट या अनडेवलप। कहने का मतलब कि किडनी या तो एब्सेंट हो सकती है या प्रॉपर डेवलप नहीं हुई होती है। तो वो हमारी रीनल एनेजेसिस के अंडर आती है। ठीक है, इट यूजुअली कॉजेज नो सिम्टम एंड इज फाउंड इंसिडेंटल। और इसमें क्या है, इसमें कोई भी सिम्टम शो नहीं होते हैं और इसमें इंसिडेंट भी, मतलब इसमें इंसिडेंट पाया जाता है। इट इज ड्यू टू फेलियर ऑफ यूरेटिक बड फॉर्मेशन। रीनल एनेजेसिस क्यों होता है, ये कह लो कि जो किडनी है वो प्रॉपर डेवलप क्यों नहीं होती है या एब्सेंट क्यों होती है? वो इसलिए होती है क्योंकि जो यूरेटिक बड फॉर्मेशन है वो प्रॉपर हो नहीं पाता, या फॉर्मेशन प्रॉपर हो नहीं पाता, ये फेल हो जाता है। ठीक है, ये ढंग से डेवलप नहीं हो पाता। तो जो रीनल एनेजेसिया है ये एब्सेंट ऑफ किडनी क्यों होती है? ड्यू टू द फेलियर ऑफ यूरेटिक बड फॉर्मेशन या मेसेंकाइमल ब्लास्टोमा डिफरेंशिएशन। जो मेसेंकाइमल ब्लास्टोमा है वो क्या है, अलग अलग पार्ट में डिवाइड नहीं हो पाता है ऑफ द फाइनल मेसेमल कंडीशन में। अगर डिवाइड नहीं हो पाता है तो जन्मजात या कॉन्जेनाइटल या तो किडनी एब्सेंट होगी या अनडेवलप्ड होगी। ठीक है, इसमें देखो रेशियो कितना होता है, 500 से लेकर 3000 लाइव बर्थ के अंडर होता, मतलब 500 में से एक या 3200 में से एक के आसपास हो सकता है। इतना समझ में आया? इतना समझ में आया सबको? यस मैम। अब बात आती है इटियोलॉजी की। इटियोलॉजी कैसे, कारण क्या है?
तो देयर इज नो फैमिली हिस्ट्री, इसमें कोई फैमिली हिस्ट्री नहीं होती, बट इन 20 से 36% केसेस में देयर इज ए जेनेटिक कॉजेज, लेकिन 20 से 36% में ये देखा गया है कि ये जेनेटिक कॉजेज के कारण भी होती है, ठीक है। रिस्क ऑफ रिकरेंस इन फ्यूचर प्रेगनेंसी इज 3% unless one parent has unilateral renal analgesis, in which case of risk is about 50%। मतलब अगर कोई फ्यूचर में कोई प्रेग्नेंट हुआ है और उसमें कोई क्या कह रहे यूनिलेटरल रीनल एनर्जेसिस है, तो इसमें क्या हो सकता है, इसमें 50% ये केस बढ़ने के चांसेस हो सकते हैं। वुमेन विद अनकंट्रोल्ड डायबिटीज इन प्रेगनेंसी, अगर प्रेगनेंसी में कोई वुमेन को डायबिटीज हो जाए वो, और जो क्या है जो अनकंट्रोल हो, तो वो उसकी वजह से क्या हो सकता है, तो जो बेबी को डिलीवर करेगी, तो जो बेबी जो डिलीवर होगा वो किसके साथ होगा, विथ बायलेटरल रीनल एनर्जेसिस। हो सकता है कि उसकी दोनों रीनल या कह लो कि हो सकता है कि जो बेबी डिलीवर हुआ है या पैदा हुआ है, तो या तो उसकी दोनों किडनी एब्सेंट होगी, ठीक है, या अनडेवलप होगी, मतलब या तो उसकी दोनों किडनी अनडेवलप होगी या एब्सेंट होगी। इतना समझ में आ गया? यस मैम। अब ये देखो, यूनिलेटरल का मतलब क्या होता है, बायलेटरल, यूनि मतलब एक, बायलेटरल दो, ठीक है। अब ये हमारी क्या है, किडनी है। अब बात करते हैं यूनिलेटरल रीनल एनर्जेसिस क्या होती है। अभी हमने बायलेटरल की बात की है, उस तरह यूनिलेटरल बायलेटरल भी हो सकता है कि अगर कोई मतलब कोई पर्सन है, उस मतलब उसकी एक किडनी अनडेवलप है, तो उसकी आगे वाली जनरेशन में अगर जेनेटिक डिसऑर्डर अगर आया, तो उस बच्चे की दोनों किडनियां एब्सेंट या अनडेवलप हो सकती है। तो बात करते हैं यूनिलेटरल रीनल एनर्जेसिस की, ठीक है। तो ये इट इज कॉमन एंड नॉट यूजुअली ऑफ एनी मेजर हेल्थ कॉन्सिक्वेंस एज लॉन्ग एज अदर किडनी इज हेल्थी। मतलब ये नॉर्मल है, ये कॉमन होता है, और मतलब ये ज्यादा हमारी हेल्थ पे इफेक्ट नहीं डालता है। अगर दूसरी किडनी अगर हेल्दी है, अगर मान लो हाँ बॉडी में कितनी किडनी होती है, दो होती है, अगर एक किडनी बहुत हेल्दी है और दूसरी ये कह लो दूसरी किडनी में प्रॉब्लम है, या ये कह लो अनडेवलप है या एब्सेंट है, तो वो हेल्थ पे कोई भी इफेक्ट नहीं डाल सकता, क्योंकि उसका जो वर्क है वो दूसरी किडनी कर रही होती। तो अगर किसी की एक किडनी बहुत हेल्दी है और दूसरी किडनी अनहेल्दी है या कह लो अनडेवलप है, तो वो हेल्थ पे कोई भी असर नहीं करती है, ठीक है। इट इज एसोसिएटेड विद इंक्रीज इंसिडेंस ऑफ मुलेरियन डक्ट अबनॉर्मलिटीज। और ये क्यों होता है, ये जो मुलेरियन डक्ट की जो अबनॉर्मलिटीज होती हैं उसके बढ़ जाने की वजह से ही ये होता है। एंड विच आर अबनॉर्मलिटीज ऑफ डेवलपमेंट ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। और जो क्या होती है, जो मुलेरियन डक्ट अबनॉर्मलिटीज है वो क्या होती है, फीमेल की रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट की अबनॉर्मलिटीज होती है, जिसकी वजह से इनफर्टिलिटी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है। पीपल विद दिस कंडीशन आर एडवाइज टू अप्रोच कॉन्टैक्ट स्पोर्ट विद क्वेश्चन। मतलब जिस भी पेशेंट को यूनिलेटरल रीनल एजेनेसिस होता है, उससे ये कहा जाता है कि वो मतलब खेल कूद में अपना थोड़ा ध्यान रखे, क्योंकि जब वो पर्सन खेलता कूदता है तो उसकी वजह से उसकी किडनी पे फर्क आ सकता है। तो ऐसे पर्सन को या ये कह लो कि ऐसे पर्सन को खेलने से थोड़ा सा मना किया जाता है, या सावधानी से खेलने के लिए कहा जाता है, ठीक है। अब आता है क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन की इसके सिम्टम कौन कौन से हैं। तो अगर किसी को यूनिलेटरल रीनल एजेनेसिस होगी तो उसकी कौन कौन से सिस्टम होंगे, तो इसमें है कोई भी सिस्टम इनमें होगा, नो अदर सिम्टम्स एट ऑल, मतलब इसे कोई भी सिम्टम शो नहीं होगा। प्रीमेच्योर बर्थ हो सकता है, लो सेट ईयर्स हो सकते हैं, ठीक है, और यूरेटर में भी अबनॉर्मल हो सकता है, यूरेटर अबनॉर्मल हो जाए, ठीक है। ये इसकी क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन है, ठीक है। अब बात करते हैं बाइलेटरल रीनल एजेनेसिस, मतलब जिसमें दोनों किडनियों में प्रॉब्लम हो, ठीक है। तो इट इज अनकॉमन एंड सीरियस फेलियर ऑफ बोथ ए फीटस किडनी टू डेवलप ड्यूरिंग जेस्टेशन। मतलब प्रेगनेंसी के टाइम
ये कह लो कि प्रेगनेंसी के टाइम ये क्या है, ये बहुत ही अनकॉमन और सीरियस प्रॉब्लम होती है कि जो फीटस का जो किडनी है वो डेवलप ना कर पाए, ठीक है। और ये कब होगा, मतलब प्रेगनेंसी के टाइम होगा, तो तभी तो ये कॉन्जेनाइटल है, या कह लो कि ग्रोथिंग टाइम या प्रेगनेंसी के टाइम ये बायलेटरल रीनल एजिसिस हो सकती हैं अगर उस फीटस के प्रॉपर किडनी डेवलप ना हो पाए तो, ठीक है। नेक्स्ट है मालफॉर्मेशन एसोसिएटेड टू दिस नॉन एज पोर्टर सिंड्रोम, ठीक है। अगर ये बायलेटरल रीनल एजिसिस अगर मालफॉर्मेशन की वजह से होता है तो इसे हम पोर्टर सिंड्रोम कहते हैं। दिस एब्सेंस ऑफ किडनी कॉज ओलिगो, और इस तरीके की किडनी का एब्सेंट होना, जो एब्सेंट होता है वो कॉज करती है, एलिगोहाइड्रोमिनोस को कॉज करते हैं, विच कैन प्लेस एक्स्ट्रा प्रेशर ऑन डेवलप बेबी, जिसकी वजह से ये एक्स्ट्रा प्रेशर को मतलब डेवलप बेबी पे एक्स्ट्रा प्रेशर क्रिएट करता है और जिसकी वजह से माल फॉर्मेशन होने लगता है। दिस कंडीशन इज फ्रिक्वेंटली एंड बट नॉट ऑलवेज द रिजल्ट ऑफ जेनेटिक डिसऑर्डर। ये कंडीशन फ्रिक्वेंटली होती है लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इसके आगे मतलब ये जेनेटिक डिसऑर्डर की वजह से हो, ठीक है। इट इज मोर कॉमन इन इन्फेंट बोर्न टू वन या मोर पेरेंट, मतलब ये इन्फेंट में जो जो नवजात बच्चे होते हैं उनमें बहुत कॉमन होता है ये ऐसे पेरेंट, ठीक है। एंड मोर पेरेंट विथ माल फॉर्मेशन, या ऐसे पेरेंट से भी हो सकता है जिन पेरेंट में माल फॉर्मेशन हो या उनकी भी किडनी एब्सेंट हो, तो इस केस में ये हो सकता है। मेल्स आर मोर कॉमनली अफेक्टेड, इसमें जो है मेल सबसे ज्यादा इफेक्टिव होते हैं। एंड मोस्ट इन्फेंट दैट आर बोर्न अलाइव डोंट लाइव बियॉन्ड 4 आवर्स, और ऐसे जो क्या कह लो ऐसे जो इन्फेंट या बच्चे होते हैं वो 4 घंटे से ज्यादा जिंदा नहीं रहते हैं, ठीक है। अब बात आती है क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन की, इसके सिम्टम्स क्या है, तो इसमें क्या दे है नंबर ऑफ यूनिक कैरेक्टरिस्टिक, जिसमें है ड्राई लॉस स्किन होगी, ठीक है, ड्राई लूज स्किन हो जाएगी, वेट साइड आइट्स हो जाएगी, प्रोमिनेंट फोल्ड एट द इनर कॉर्नर ऑफ आई हो जाएगी, शार्प नोज हो जाएगी, लार्ज लो सेट ईयर होंगे, फिर लैक ऑफ ईयर कार्टिलेज, जिसमें कार्टिलेज प्रेजेंट नहीं होगी, अंडर डेवलप लंग्स होंगे, अब्सेंट यूरिनरी ब्लडर होगा, एनल एट्रेसिया हो जाएगा, इसोफिजियल एट्रेसिया हो जाएगा, अनयूजुअल जेनाइटल्स हो जाएंगे, एंड लैक ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड कॉज सम ऑफ प्रॉब्लम, और जिसकी वजह से क्या होगा, एमनियोटिक जो फ्लूइड होगी की कमी की वजह से ये सारी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएंगी, ठीक है। मतलब अगर एमनियोटिक फ्लूइड भी अगर कम हो जाए तो भी ये प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, ठीक है। नेक्स्ट है डायग्नोसिस। डायग्नोसिस में मतलब इसको हम डायग्नोस कैसे करेंगे, इन्वेस्टिगेशन कैसे करेंगे। इन ए फीटल अल्ट्रासाउंड देयर विल बी लैक ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड, इट इज डिटेक्ट बाय यूएस एट 12 वीक ऑफ गेस्टेशन, मतलब ये कह लो कि इसमें जो प्रेग्नेंट लेडी होती है उसका फीटल अल्ट्रासाउंड कराया जाता है जब बच्चा 12 वीक का होता है या प्रेगनेंसी का 12th वीक चल रहा होता है, तो मतलब अगर उस टाइम एमनियोटिक फ्लूइड की कमी हो जाए तो ये प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। तो ये हमें कैसे पता चलेगा, अल्ट्रासाउंड जो 12th वीक पे जो हम अल्ट्रासाउंड कराते हैं उससे हम ये पता कर लेते कि एमनियोटिक फ्लूइड प्रेजेंट है या नहीं। अगर एमनियोटिक फ्लूइड की कमी होगी तो ये प्रॉब्लम हो सकती है। अब बात आती है ट्रीटमेंट की। ट्रीटमेंट में शॉर्ट टर्म ट्रीटमेंट है, ठीक है, जिसमें शॉर्ट टर्म ट्रीटमेंट में क्या होगा, तो बायलेटरल renal agenesis is fatal, ठीक है। if one kidney is present the child will be develop normal, अगर ये कह लो कि अगर एक किडनी प्रेजेंट है तो चाइल्ड का डेवलपमेंट नॉर्मल होगा, रिमेनिंग किडनी इफ प्रॉपर फंक्शनिंग, और जो मतलब जो बची हुई किडनी है वो प्रॉपर फंक्शन भी करेगी और इफेक्टिव भी होगी, ठीक है, और जिसकी वजह से वेस्ट जो प्रोडक्ट होंगे वो बॉडी से रिमूव भी हो जाएंगे और ब्लड से भी रिमूव हो जाएंगे। वंस डिटेक्ट, एक बार अगर डिटेक्ट हो जाए तो फैमिली वेयर रीनल गैस्ट्रिक हैज अकर्ड विल बी ऑफर जेनेटिक काउंसलिंग, अगर ऐसी फैमिली है जिनमें रीनल एनेस्थेसिस जेनेटिक है तो उनको जेनेटिक काउंसलिंग दी जाएगी, क्योंकि ये पॉसिबिलिटी होगी कि फ्यूचर वाली प्रेगनेंसी में ये दोबारा से हो सके, ठीक है। अब है लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट। लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट में क्या करेंगे, प्रोटेक्ट द रिमेनिंग किडनी फ्रॉम इन्फेक्शन या इंजरी, अगर किसी की एक किडनी बची हुई है तो उस किडनी को क्या करेंगे, इन्फेक्शन इंजरी से बचा के रखेंगे। पीरियोडिक एग्जामिनेशन ऑफ किडनी, और मतलब
मतलब कुछ टाइम बाद मतलब पीरियडिकली किडनी का एग्जामिनेशन करते रहेंगे और साथ साथ उसकी यूनिट इन्फेक्शन है या नहीं इसका भी ट्रीटमेंट करते रहेंगे। काउंसलिंग टू अवॉइड कॉन्टैक्ट और उसको मतलब काउंसलिंग करते रहेंगे कि वो स्पोर्ट्स के कॉन्टैक्ट से थोड़ा दूर है क्योंकि वो इंजर्ड हो सकता है। ठीक है, अब बात आता है नर्सिंग मैनेजमेंट में क्या है, किडनी फंक्शन को प्रोटेक्ट करना, लो डोज ऑफ एंटीबायोटिक एक दिन में कम से कम लो डोज एंटीबायोटिक की देनी है ताकि किडनी इन्फेक्शन या डैमेज से बचा जा सके। ठीक है, और ब्लड प्रेशर को केयरफुली मॉनिटर करते रहना चाहिए, अगर बढ़ जाए तो उसको ट्रीटमेंट करना चाहिए। डायलिसिस या किडनी ट्रांसप्लांट अगर जरूरत है तो वो करनी चाहिए। अब हम बात करते हैं रीनल हाइपोप्लाजिया की। ठीक है, रीनल हाइपोप्लाजिया क्या होता है, दिस अपीयर एज वन स्मॉल किडनी। ठीक है, दिस अपीयर एज वन स्मॉल किडनी विद द अदर वन लार्जर। मतलब इसमें क्या है कि कि एक किडनी छोटी होगी और एक किडनी बड़ी होगी, मतलब किडनी तो होगी लेकिन दोनों किडनी का साइज सेम नहीं होगा। तो दिस अपीयर वन स्मॉल किडनी विद अदर वन लार्जर, एक छोटी होगी एक बड़ी होगी, मतलब प्रॉपर साइज उसका नहीं होगा। इट अकर ड्यू टू पार्शियल डेवलपमेंट ऑफ किडनी, और ये तब होता है जब किडनी का डेवलपमेंट पार्शियल, अगर डेवलप कुछ ही पार्ट अगर उसके डेवलप हो तब भी हो सकता है। ठीक है, स्मॉल किडनी आल्सो है स्मॉल आर्टरी, अगर स्मॉल किडनी होगी तो वैसे ही उसकी स्मॉल आर्टरी होगी। ठीक है, और एक इसके थ्रू होगी एंड एसोसिएट विद हाइपरटेंशन रिक्वायर्ड नेफ्रोडेक्टोमी, और ये हाइपरटेंशन की ही वजह से होगा। ठीक है, अब बात करते हैं रीनल डिस्प्लेजिया। रीनल डिस्प्लेजिया में क्या होगा, मल्टीसाइटिक डिस्प्लेजिया किडनी रिजल्ट फ्रॉम मालफॉर्मेशन ऑफ किडनी ड्यूरिंग फीटल डेवलपमेंट। अगर फीटल डेवलपमेंट के टाइम अगर किडनी का माल फॉर्मेशन होने लगे, मतलब किडनी की फॉर्मेशन में कमी आने लगी, तब रीनल डिस्प्लेजिया होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। किडनी कंसिस्ट ऑफ इरेगुलर सिस्ट, जो किडनी होगी उसमें बहुत सारी इरेगुलर सिस्ट और मतलब डिफरेंट साइज के प्रेजेंट होंगे लेकिन उनका कोई भी फंक्शन काम नहीं करेगा। ठीक है, इट इज मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ रीनल सिस्टिक डिजीज, और ये मोस्ट कॉमन रीनल सिस्टिक डिजीज है एंड इट इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन कॉजेज, और इसकी जो मोस्ट कॉमन जो कॉजेज उसकी वजह से क्या होगा, एब्डोमिनल मास इन्फांट में डेवलप हो जाएगा। बेटा इतना समझ में आया सबको, समझ में आया? यस मैम। अब हम इसके बारे में बात करते हैं कितने जो हमारा रीनल डिस्प्लेजिया है ये टू टाइप्स के होते हैं, बाइलेटरल और यूनिलेटरल, मतलब दोनों साइड किडनी में प्रॉब्लम है या एक साइड में। तो इसमें है और इसका इंसिडेंस क्या है, डिजीज इज फाउंड टू बी बाइलेटरल इन, मतलब ये 19 से 35% केसेस में ये मतलब मिलती है। अब है इसका क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन की, इसके सिम्टम्स क्या है, तो इसमें है बाइलेटरल डिजीज हैव डिसफॉर्मेलिटी हो जाएगी। ठीक है, न्यूबॉर्न की मतलब जो अबनॉर्मल जो उसके क्या होंगे, अबनॉर्मल फेसेस होंगी, एल्गो हाइड्रामोनीज हो जाएंगी, पोर्टर सिंड्रोम हो जाएगा, यूट्रोपैल्विक जंक्शन का क्या होगा, कॉन्ट्रालेटरल हो जाएगा, हाइपरटेंशन होगा। ठीक है, तो ये इसकी क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन है। अब है डायग्नोसिस इन्वेस्टिगेशन, इसमें हम क्या करेंगे, एंटीनेटल अल्ट्रासाउंड करवाएंगे। कौन से वीक में, 28 वीक में हम एंटीनेटल अल्ट्रासाउंड करवाई जाती है। ठीक है, और इसकी जो रेंज होती है नॉर्मल 21 से 35 वीक के अंदर हम इसको करवा सकते हैं। तो इसमें एंटीनेटल अल्ट्रासाउंड करके ये पता किया जा सकता है कि बच्चे की जो दोनों किडनी है वो प्रॉपर डेवलप हुई है या नहीं है, ये मतलब अबनॉर्मलिटीज में पता की जाती है। अब है ट्रीटमेंट, अगर किसी को है तो क्या करेंगे, तो इसका कोई भी ट्रीटमेंट नहीं है। ऑब्जर्व पीरियडिकली फॉर द फर्स्ट फ्यू ईयर, तो पहले तो कुछ सालों में उसको ऑब्जर्व करेंगे। ठीक है, उसके बाद ये देखेंगे किडनी अपना काम कर रही है या नहीं कर रही। अगर किडनी अनहेल्दी है तो उसके बहुत सारे एडवर्स इफेक्ट हो सकते हैं। ठीक है, इन केस ऑफ रीनल हाइपरटेंशन मैलिग्नेंट ट्रांसफॉर्मेशन द हेल्दी किडनी इज रिमूव्ड एंटायरली। अगर रीनल हाइपरटेंशन हो जाए या मैलिग्नेंट ट्रांसफॉर्मेशन हो जाए तो किडनी को वहां से हटा दिया जाता है। ठीक है, अब आता है कंजर्वेटिव मैनेजमेंट, क्या 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 कर सकते हैं। ठीक है, ये नहीं करेंगे। अब बात करते हैं अबनॉर्मलिटीज इन शेप एंड पोजीशन। ठीक है, कि किडनी की शेप या पोजीशन में क्या अबनॉर्मलिटीज हो जाती है, तो उसमें सबसे पहले आता है हमारा एक्टोपिक किडनी। ठीक है, इसमें क्या है, रीनल एक्टोपिया, ये एक्टोपिक
kidney describe kidney that is not located on its usual position। मतलब कहने का मतलब है कि इस केस में जो किडनी होगी वो अपनी प्रॉपर जो उसकी नॉर्मल पोजीशन है वहां पे प्रेजेंट नहीं होगी। इट इज रिजल्ट फ्रॉम किडनी फेलिंग टू असेंड फ्रॉम इट्स ऑर्गन इन द ट्रू pelvic इनटू द, मतलब कहने का मतलब है कि जो किडनी होगी वो अपनी पोजीशन पे नहीं होगी और उस वजह से वो किडनी जो है वो असेंडिंग रीजन से नीचे की साइड पेल्विक एरिया की साइड आने लगेगी एंड फ्रॉम सुपीरियरली असेंडिंग किडनी लोकेटेड इन द थोरेक्स, या तो नीचे की तरफ आएगी या ऊपर की तरफ आ जाएगी। मतलब जो किडनी की जो अपना जो लोकेशन है वहां ना होके या तो वो असेंडिंग ऑर्डर में चला जाएगा या डिसेंडिंग ऑर्डर में चला जाएगा, जैसा कि इस डायग्राम में दिख रहा है ना बेटा सबको? यस मैम। अब बात है फ्यूजन एनोमलीज। फ्यूजन जिसमें हमारा हॉर्स शू किडनी आता है। हॉर्स शू मतलब हॉर्स से ही पता चल रहा है। इट डेवलप व्हेन लोअर पोल ऑफ किडनी आर फ्यूज इन द मिड लाइन। मतलब जो किडनी का लोअर पार्ट होता है वो मिड लाइन से अगर फ्यूज हो जाए तो उसकी वजह से क्या होगा, एक यूरेटिक बर्ड डेवलप हो जाएगा, एक यूरेटिक बर्ड डेवलप हो जाएगा जिसको हम फ्यूजन एनोमलीज कहते हैं, जिसमें हॉर्स शू किडनी दिखाई दे रहा है ना। हॉर्स शू, हॉर्स शू क्या है, जो घोड़े होते हैं, घोड़े के पैरों में वो लगाए जाते हैं ना, क्या बोलते हैं वो, क्या उनके शू होते हैं, हाँ क्या बोलते हैं उसको, मैम। पैरों में लगाते हैं नाल। यस मैम। हाँ, तो उस तरह की उसकी शेप हो जाएगी, जैसा कि इस पर दिखाई दे रहा है ना ऊपर, उस तरह की उसकी शेप हो जाएगी। दिस किडनी आर मोर प्रोन टू डेवलप विल्म ट्यूमर देन जनरल। और इसकी वजह से, कि इसकी वजह से क्या होगा कि किडनी में ना ट्यूमर, जनरल से नॉर्मल ट्यूमर डेवलपमेंट करने लगेगा। डायग्नोसिस कुड बी डन विद आईवीपी, और इसका जो हम डायग्नोसिस करेंगे वो आईवीपी के थ्रू ही करेंगे, ठीक है। सर्जरी इज इंडिकेटेड व्हेन अनकंट्रोल्ड यूरिनरी इन्फेक्शन रिजल्ट इन पाइलोनेफ्राइटिस। मतलब और इसकी सर्जरी हम तब करेंगे जब ये जो है ना अनकंट्रोल इन्फेक्शन कॉज करने लगेगा या ये पाइलोनेफ्राइटिस में कन्वर्ट होने लगेगा, तो हम इसकी सर्जरी कर डालेंगे, ठीक है। अब बात है क्रॉस फ्यूज एक्टोपी, जिसमें क्या है, इन दिस अबनॉर्मलिटीज बोथ किडनी आर लोकेटेड ऑन सेम साइड। मतलब जो किडनी है वो एक ही साइड पे प्रेजेंट होंगे विद सेपरेट यूरेटर, मतलब अलग अलग यूरेटर में सेम साइड पे प्रेजेंट होंगे फ्रॉम द रिस्पेक्टिव किडनी। यूरेटर अराइजिंग फ्रॉम द क्रॉस ओवर किडनी, जो यूरेटर होगा वो मतलब किडनी की साइड से अराइज होगा, ट्रेवल बैक टू अपोजिट साइड एंड इंसर्ट इन ब्लडर, और वो ब्लडर में मतलब इंसर्ट हो जाएगा। दिस कॉन्जेनाइटल अनोमलीज इज रिजल्ट ऑफ abnormal development। This congenital abnormalities is result of abnormal development of uritic bud, और जिसकी वजह से यूरेटिक बर्ड का डेवलपमेंट क्या हो जाएगा, abnormal हो जाएगा, ठीक है। अब आता है हमारा abnormalities of the collecting system, ठीक है। अब हमारा abnormalities of collecting system के बारे में आएंगे। इसमें क्या है हमारा, हाइड्रोनेफ्रोसिस, ब्लैडर एक्स्ट्रोफी और पीयूवी और पेटेंट यूरेकस इसकी अंदर आते हैं। अगर हम हाइड्रोनेफ्रोसिस के बारे में बात करते हैं तो हाइड्रोनेफ्रोसिस होता क्या है, इट इज डायलेशन ऑफ रीनल पेल्विक व्हिच मे फाउंड यूनिलेटरल या बायलेटरल। मतलब ये एक डायलेशन है जो हमारे रीनल पेल्विस में होता है, जिसमें यूनिलेटरल या बायलेटरल मतलब ये मिलता है। इट मे बी ड्यू टू ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ यूरिन फ्लो, और ये क्यों होता है, मतलब जो यूरिन का जो फ्लो है अगर उसमें किसी भी वजह से रुकावट हो जाए, ठीक है, तब ये होने लगता है, ठीक है। एटियोलॉजी, कारण क्या है इसका कारण यूरेट्रोपेल्विक जंक्शन ऑब्स्ट्रक्शन होने की वजह से, वेसिगोरेथ्रल रिफ्लक्स होने की वजह से, मेगा यूरेटर होने से, रेट्रोवायल्स होने से और पीयूवी होने से, ठीक है, ये सारी प्रॉब्लम होती है। तो जिसमें छोटा सा ये डायग्राम दिख रहा है ना बेटा, देखो किडनी में क्या है, किडनी में प्रॉब्लम्स आ गई है ना, आगे है, तो इससे क्या होता है, फ्लो नहीं हो पाता, मतलब यूरिन फॉर्मेशन हो रहा है लेकिन उसका फ्लो नहीं हो पा रहा, तो उससे दिक्कत आती है। अब आता है क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन की इसके सिम्टम्स क्या है। तो इसमें क्या है, यूरिनरी इन्फेक्शन, लार्ज अब्डोमिनल मास, अब्डोमिनल पेन, फेलियर टू थ्राइव, एनीमिया, हाइपरटेंशन, हेमेचूरिया, रीनल फेलियर इसके सिम्टम्स हो सकते हैं।
अब बात करते हैं डायग्नोसिस की, हम इसकी इन्वेस्टिगेशन कैसे कर सकते हैं। उसमें है एंटीनेटल अल्ट्रासाउंड, जो 18 से 20 हफ्ते के अंदर करानी चाहिए, जिसमें क्या होगा, सीवियरिटी ऑफ एंटीनेटल अल्ट्रासाउंड, यूनिलेटरल बायलेटरल देखा जाता है, रीनल पेरिकाइमा, थिन ब्लडर, एमनियोटिक फ्लूइड और पोस्ट नेटल, ये सारी चीजें देखी जाती है। फिजिकल एग्जामिनेशन में क्या करेंगे, एब्डोमिनल मास देखेंगे, उसके बाद यूएसजी कराएंगे, आईबीपी कराएंगे, एमसीयू कराएंगे और डाययूरेटिक आइसोटोप्स रिनोग्राफी करा के हम इसका पता लगाएंगे। मैनेजमेंट क्या है, सर्जिकल रिमूवल पाइलोप्लास्टी इज डन एंड इन केस ऑफ कॉम्प्लिकेशन नेफ्रोटॉमी या प्रीक्यूटेनियस नेफ्रोस्टोमी इज इंडिकेटेड। मतलब इसमें या तो हम सर्जिकल से रिमूव कर देंगे या पाइलोप्लास्टिक करेंगे, नहीं तो अगर कॉम्प्लिकेशन बढ़ जाए तो नेफ्रेक्टोमी या परक्यूटेनियस नेफ्रोस्टोमी करेंगे। ठीक है, अब बात आता है हमारे पोस्टीरियर यूरेथ्रल वॉल्व की बात है। ठीक है, पोस्टीरियर यूरेथ्रल वॉल्व, इसमें क्या है, इट इज मोस्ट फ्रीक्वेंट कॉज ऑफ डिस्टल यूरिनरी ट्रैक्ट ऑब्स्ट्रक्शन। ये क्या है, मतलब ये डिस्टल यूरिनरी ट्रैक्ट ऑब्स्ट्रक्शन का मतलब मेन कारक भी है। दिस वॉल्व आर फाउंड यूजुअली एट द पॉइंट ऑफ जंक्शन ऑफ पोस्टीरियर यूरेथ्रा। ये कहाँ पे मिलता है, पोस्टीरियर यूरेथ्रा के जंक्शन पे होगा विद द एंटीरियर यूरेथ्रा के साथ। ठीक है, जैसे कि हमारा ये नॉर्मल सिस्टम है और ये हमारा मतलब इसमें क्या है, रेट्रोपेल्विक जंक्शन ऑब्स्ट्रक्शन हो गया है। तो इसमें देखो क्या डिफरेंस दिखाई दे रहा है, यहाँ पे किडनी में प्रॉब्लम्स आ गई ना, तो ये प्रॉब्लम्स वहाँ दिखाई दे रही है। अब आते हैं क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन की, इसकी सिम्टम्स क्या है, तो इसके ड्रिबलिंग ऑफ यूरिन होगी, अबनॉर्मल यूरिन स्ट्रीम होगी, पल्पेबल ब्लडर होगा, रिकरेंट यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन हो जाएगा, वॉमिटिंग आएगी, टी फेलियर टू थ्राइव्स होगा, पल्मोनरी हाइपोप्लासिया हो जाए, पुअर यूरिन स्ट्रीम होगा, वॉइडिंग डिसफंक्शन हो जाएगा और यूरोसेप्सिस होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। डायग्नोसिस क्या करें, इन्वेस्टिगेशन, तो इसके लिए हम अल्ट्रासाउंड कराएंगे, मतलब 24 हफ्ते के बाद हम उसका एक अल्ट्रासाउंड कराएंगे, एमसीयू करा के देखेंगे, अल्ट्रासाउंड फिर कराएंगे और एंडोस्कोपी करा के देखेंगे। ठीक है, मैनेजमेंट क्या करना है, इट कुड बी डन बाय यूरिनरी कैथेटराइजेशन के थ्रू इसको ठीक किया जाएगा। डेफिनेटिव मैनेजमेंट की जाएगी बाय द अल्ट्रा ट्रांसयूरेथ्रल डिस्ट्रक्शन ऑफ वॉल्वुलर leaflet बाय बलून कैथेटर के थ्रू इसको मैनेज किया जाएगा। इन सम केसेस टेम्पररी यूरिनरी डाइवर्स भी कर सकते हैं। ठीक है, अब एक्स्ट्रोफी ऑफ ब्लडर, क्या इन दिस लोअर पोर्शन ऑफ abdominal wall and anterior wall of the bladder are missing, जिसमें क्या है, abdominal wall का लोअर पार्ट और ब्लडर का एंटीरियर पार्ट क्या हो सकता है, मिस हो सकता है, सो दैट ब्लडर इज एवर्ट थ्रू ओपनिंग एंड मे फाउंड इन लोअर एब्डोमेन, जिसकी वजह से ये कहाँ मिलेगा, हमें लोअर एब्डोमिनल की तरफ मिलेगा, अबव द सिम्प्लिसिस प्यूबिस के पास, विद कॉन्टिन्यूस पासेज ऑफ यूरिन क्या है, कॉन्टिन्यूस पास हो, इसका बाहर की तरफ पास होता रहेगा। इस अकर एज रिजल्ट ऑफ अल्टर्ड नॉट अरेस्ट एम्ब्रोजेनेसिस। ठीक है, ये होता रहेगा, ये एम्ब्रोजेनेसिस के अंदर नहीं आएगा। अब क्या है, इंसिडेंस, अभी हमारा क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन किसमें कौन से सिम्टम्स होते हैं, तो दिस कंडीशन इज डायग्नोज ऑन इन सस्पेक्शन और एट बट, मतलब बर्थ के टाइम में ये डायग्नोज किया जाएगा, जिसमें यूरिनरी ड्रिबलिंग थ्रो डिफेक्ट देखा जाएगा, हो सकता है स्किन एक्सोरिएशन हो सकता है, इन्फेक्शन हो सकता है, अल्सरेशन हो सकता है ब्लडर का म्यूकोसा। ठीक है, जिसमें एम्बिगस जेनाइटल या ब्लीडिंग अनस्टडी गेट हो सकती है, यूटीआई हो सकते हैं, ग्रोथ फेलियर हो सकती है। डायग्नोसिस कैसे करना है, फिजिकल एग्जामिनेशन होगा, साइटोस्कोपी होगा, अल्ट्रासाउंड किया जाएगा और एक्सरे किया जाएगा और आईवीपी किया जाएगा। मैनेजमेंट क्या है, सर्जरी की जाएगी ताकि ब्लडर को मतलब 24 घंटे, बच्चे के पैदा होने के 24 घंटे के अंदर इसकी सर्जरी कर दी जाएगी। यूरिनरी डाइवर्जन कर सकते हैं, कंप्लीट करेक्शन इन स्टेज बाय रिकंस्ट्रक्शन कर सकते हैं, ऑर्थोपेडिक सर्जरी इन केस ऑफ म्यूकोस्केलेटन प्रॉब्लम की वजह से की जा सकती है। अभी हमारा नर्सिंग मैनेजमेंट, इसमें क्या है, सपोर्टिंग नर्सिंग केयर इज इम्पोर्टेंट बिफोर एंड आफ्टर रिकंस्ट्रक्शन सर्जरी टू प्रिवेंट कॉम्प्लिकेशन। मतलब इसमें क्या है, इसके लिए हम पहले या बाद में क्या कर सकते हैं, रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी कॉम्प्लिकेशन के लिए कर सकते हैं। इसमें क्या है, प्री ऑपरेटिव केयर में हम क्या करेंगे,
प्रोटेक्शन ऑफ ब्लडर एरिया फ्रॉम इन्फेक्शन एंड ट्रॉमा, मतलब उस ब्लडर एरिया को हम उसको हम प्रोटेक्ट करेंगे इन्फेक्शन और ट्रामा केसेस से बचा के रखेंगे। अवॉइड इरिटेटिंग क्लोथिंग ओवर एक्सपोज ब्लडर, और इरिटेटिंग क्लोथ को अवॉइड करेंगे। पोजीशन बाय बैक या साइड, उसकी जो पोजीशन होगी बैक या साइड से होगी। ह्यूमिडिफाई विथ वेट गॉज, और उसको ह्यूमिडिफाई करेंगे वेट गॉज से, हम उसको हमेशा वेट रखेंगे, ह्यूमिडिफाई रखेंगे। प्रिपरेशन ऑफ पेरेंट एंड चाइल्ड फॉर सर्जरी, और प्रिपरेशन करेंगे पेरेंट्स और चाइल्ड की हम सर्जरी के लिए प्रिपेयर करेंगे। पोस्ट ऑपरेटिव केयर में क्या करेंगे, क्लोज मॉनिटरिंग ऑफ चाइल्ड कंडीशन, मतलब चाइल्ड कंडीशन मॉनिटरिंग को बंद कर देंगे। स्पेशल अटेंशन देंगे हम यूरिनरी कैथेटर और ड्रेनेज को देंगे। टीचिंग द पेरेंट्स रिगार्डिंग फ्लो अप, और पेरेंट्स को समझाएंगे कैसे कैसे केयर करनी, कौन सी कॉम्प्लिकेशंस होती है और प्रिवेंशन कैसे करना है। अब है पेटेंट ओरेकस। पेटेंट ओरेकस में क्या है, ओरेकस इज रिमेंटेंट ऑफ एलेंटोसिस, ठीक है, चैनल बिटवीन द ब्लडर एंड द ओम्बिकस where urine initially drain in the fetus during first trimester of pregnancy, मतलब कहने का मतलब इसमें क्या है, जो ब्लडर होगा, जो चैनल होगा ब्लडर और ओम्बिकस के बीच में, जिसमें क्या क्या जो यूरिन होगी वो फीटस से क्या होगी, ड्रेन आउट होने लगी, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ही ड्रेन आउट होने लगेगा, ठीक है। चैनल ऑफ यूरेकस यूजुअली सील ऑफ, जो चैनल होगा यूरेकस का उसको यूजुअली वो बंद रहा होगा, लेकिन अराउंड द 12th वीक ऑफ गेस्टेशन, मतलब 20 जो 12 वीक तक तो बंद रहेगा। एट और लेफ्ट इज स्मॉल फिब्रॉइड कॉर्ड, और उसके बाद एक छोटा सा फिब्रॉइड कॉर्ड जो होगा ब्लडर और अम्बिलिकस के बीच में प्रेजेंट होगा, जिसको हम मीडियन ऑब्लिकल लिगामेंट भी कहते हैं। पेशेंट यूरेकस अकर व्हेन ओरेकस डिड नॉट सील, मतलब पेटेंट यूरेकस तब होता है जब यूरेकस प्रॉपर तरीके से सील ऑफ नहीं होता है, और देयर इज कनेक्टिंग बिटवीन ब्लडर एंड ओम्बिलिकस, और उसकी वजह से ब्लडर और ओम्बिलिकस के बीच में कनेक्शन हो जाता है। पेटेंट यूरेकस कैन कॉज वेरिंग अमाउंट ऑफ क्लियर यूरिन टू लीक एट ओम्बिलिकस, जिसकी वजह से जो क्लियर यूरिन होगी वो ओम्बिलिकस में क्या होने लगेगी, लीक होने लगी। इफ यूरेकस रिमेन ओपन, अगर यूरेकस ओपन ही रह जाते तो ऑल ऑफ द ब्लडर देयर इज डेंजर कि बैक्टीरिया विल इंटर द ब्लडर, और ये मतलब खुला रह जाएगा तो डेंजर, मतलब ये डेंजर हो जाएगा कहीं ब्लडर में इन्फेक्शन, ये बैक्टीरिया इन्वॉल्व ना हो जाए और इन्फेक्शन कॉज ना कर सके। ट्रीटमेंट क्या है, सर्जिकल इंसिजन इज मेड इन बेबी एब्डोमेन एंड पेटेंट यूरेकस इज रिमूव, मतलब सर्जरी की जाएगी बेबी के एब्डोमेन में और पेटेंट यूरेकस को रिमूव कर दिया जाएगा। दैट ओपनिंग टू ब्लडर इज, और जो ब्लडर की जो ओपनिंग होंगी उसे बंद कर दी जाएगी।